हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। हम आपको 2023 का 3 से 47 CV अनसॉल्व करा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस अनसॉल्व पेपर के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रथम कोट अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए, अभिक्रिया प्रथम कोट है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 पे पावर ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। इसमें देखिए टी बराबर दे रखा है 100 मिनट। कितना दे रखा है? 100 मिनट दे रखा है। अब कह रहा है ये सांद्र जो ए बराबर ये 99% पूर्ण हो रहा है, तो ए बराबर हम 100 मान सकते हैं। 100 और अविकृत मात्रा x बराबर कह रखा है 99, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। ये कह रहा है 99% विघटित हो जाता है, यानी 99% दे रहा है, तो हमें a बराबर 100 मानना पड़ेगा। x बराबर 99 हो गया, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 100 माइनस 99 बराबर 1। ये मान इस सूत्र में रख दीजिए। k बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह पर 100 लिख सकते हैं, लॉग 10 की पावर। अब देखिए a बराबर 100 लिख सकते हैं, यहां 100 अपॉन a माइनस एक्स बराबर 1। कितना हो गया? k बराबर 2.303 अपॉन 100 लॉग 10 की पावर 2 हो गया, 2 आगे आ जाएगा। k बराबर 2.303 अपॉन 100 और ये हो जाएगा इंटू 2 लॉग 10 की पावर 10। लॉग 10 का मान 1 होता है भाई, लॉग 10 की पावर 10 बराबर 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? k बराबर 2.303 अपॉन 100 इंटू 2, ये क्रॉस कर देता हूं, इंटू। अब बताइए इसका गुणा इसमें कर दीजिए। k बराबर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 0 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इतने अपॉन 100, 2 अंक और दशमलव हो जाएगा 0.04606। ये इतना आ जाएगा पर मिनट। कितना होगा ये? पर मिनट इसका मात्रक होता है। प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक पर मिनट होता है। तो ये उत्तर आ गया। ये फॉर्मूला हमारा टी 100 मिनट दे रखा है, ए 100% दे रखा है, 99% पूर्ण हो चुकी है अभिक्रिया। 99% का मतलब क्या है? ए हम 100 मानेंगे, एक्स बराबर 99 हो गया, तो ए माइनस एक्स 100 माइनस 99 1 हो गया। और ये ए की जगह पे देखो यहाँ पर 100 रख दिया है, ए माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पर 1 रख दिया है, टी की जगह पे 100 रख दिया है, हल किया है 0.04606 पर मिनट आ गया। दूसरा दे रखा है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब 4 का ख देखते हैं। अर्थ स्पष्ट करवा रहा है किसका? चालकत्व का। चालकत्व किसे कहते हैं? और एक होता है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक यानी जी स्टार, और ये जी होता है। अब बताइए चालकत्व किसे कहते हैं? चालकत्व होता है किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत अपघट्य की विद्युत धारा को प्रभावित करने। चालकत्व हो गया किसी वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। क्या कहलाती है? चालकत्व कहलाता है। और चालकत्व को जी से प्रदर्शित करते हैं, जी बराबर अपॉन आर होता है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व। अब ये जी बराबर अपॉन आर हो गया, तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा? जी का मात्रक आपको मालूम है 1 अपॉन आर का मात्रक होता है ओम। तो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स होगा या नहीं होगा? ओम इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक। तो किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा को प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो उसका क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। अगला हो गया अब सेल स्थिरांक। अब बात करते हैं सेल स्थिरांक की। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बराबर होता है जी बराबर होता है
जी बराबर होता है एल अपॉन ए। क्या होता है? एल अपॉन ए को। तो एल बराबर हम एक कह सकते हैं कि एल क्या होती है? तार की लंबाई। तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? एल बराबर है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और ए है तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका अगर मात्रक देखें जी स्टार, क्या होगा? एल अपॉन ए। तो ए का, एल का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, बटे इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर तो ये कट गया, क्या हो गया? मीटर इनवर्स हो गया इसका मात्रक। क्या हो गया? मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो गया। अब देखते हैं घ। 4 का घ आपके कोर्स से हटा दिया है। अब देखते हैं 4 का घ। ये एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है 27 डिग्री ताप पर, यानी T बराबर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर हम केल्विन में बताएं तो 27 प्लस 2 से 73 इक्वल टू हो गया 3 से केल्विन ताप हो गया। यूरिया का अणुभार NH2CO NH2, यानी ये है यूरिया। यूरिया का अणुभार दे रखा है M बराबर दे रखा है 60। ये कह रहा 5% जलीय विलयन का परासरण दाब। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है? ये 5% है। इसका मतलब क्या है? ये 100 ml हो गया और इसको लीटर में बदले तो 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.1 लीटर हो गया ये। भार, विलयन का भार, विलयन नहीं विलायक का भार, यानी यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा W बराबर कितना दे रखा है इसने? 5। और R बराबर दे रखा है इसने, R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अब क्या पूछा है इसमें? परासरण दाब। परासरण दाब पाई बराबर होता है, परासरण दाब का सूत्र है CRT। सी की जगह पे भार बटे अणुभार होता है। सी का मान पाई बराबर क्या हो गया? भार N अपॉन वी होता है। सी बराबर N अपॉन वी RT। N बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है? W। ये हम लिख सकते हैं W इंटू R इंटू टी अपॉन M इंटू वी। मान रख दीजिए W कितना दे रखा है? 5 गुणा R कितना दे रखा है? 0.0821 गुणा T कितना दे रखा है? 300 अपॉन M कितना दे रखा है? 60। V कितना दे रखा है? 0.1। अब ये 5 बार कट गया, 5 से 5 25 हो गया। 25 का गुणा करो, 25 एक 25 25 दूनी 50 और 2 52, 25 अट्ठे 2 से और 5 2 से 5 हो गया। के अंक बाद दशमलव लगाना है हमको? 1 2 3 4, लेकिन एक अंक ये है तो 3 अंक बाद यहां आ गया। ये इतना हो गया परासरण दाब। और परासरण दाब का वो होता है ATM, वायुमंडलीय। क्या हुआ? परासरण दाब बराबर होता है CRT। सी क्या आया? मोलरता। मोलरता होती है N अपॉन वी। N बराबर होता है W अपॉन M। तो फॉर्मूला हो गया हमारा WRT अपॉन MV। ये सारे मान रख दिए, उत्तर ये आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है 5 का क। अब आ गया 5 का क। ये क्या कह रहा है? डी ब्लॉक तत्वों की 4 विशेषताएं। डी ब्लॉक तत्वों की 4 विशेषताएं।
4 विशेषता पूछ रहा है। तो पहली विशेषता दात्विक गुण, दात्विक गुण आपको मालूम है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS2 N-1 D 1 to 10। कितना होता है? 1 to 10 होता है। ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। अब आप बताइए कि इसमें अंतिम कोष S है और ये उपांतिम कोष है N-1। N क्या है? कोषों की संख्या। अगर कोष की संख्या ये अगर 4 है तो ये 3 होगा, 4-1 3 होगा, नहीं होगा। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका S में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है? S में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दान देगा या नहीं देंगे? ये तत्व इलेक्ट्रॉन को दान देंगे या नहीं देंगे? जब ये तत्व इलेक्ट्रॉन दान देंगे तो ये धात्विक गुण दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अंतिम S उपकोष होता है, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के अंतिम S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और इलेक्ट्रॉन का दान करने के कारण इनमें धात्विक प्रवृत्ति होती है। ये क्या होती है? धात्विक होती है। तो इनमें धात्विक गुण हो गया। समझ में आ गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अंतिम उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S उपकोष में, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इसलिए ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। दूसरा आ गया भौतिक अवस्था। दूसरा क्या आ गया? भौतिक अवस्था। अब देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतिम जो 12वां वर्ग है उसके जो तत्व होते हैं, कौन सा? शक्ति वक्र फिको नी कुछ जन वाई जन मूतक्रिय पर AgCd और लापता W रे इधर उधर पटाई और होगी Hg। ये जिंक, कैडमियम और Hg, इन चारों को छोड़ करके जो शेष जितने भी तत्व होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? इन तीनों को छोड़ करके शेष सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं और कम वाष्पशील होते हैं। ठोस होंगे तो वाष्पशील कम होंगे, तो ये क्या होते हैं? इनको छोड़ करके क्या होते हैं? ठोस होते हैं और कम वाष्पशील होते हैं। परंतु इसका कारण क्या आपको मालूम है? क्योंकि इनका जो अंतिम डी कोष है वो खाली होता है। डी कोष D9 तक होते हैं इनमें, लेकिन इनका डी कोष होता है भरा हुआ। इनमें D10 होता है सभी में। D10 होने के कारण, कोष भरा हुआ होने के कारण ये क्या होते हैं? कम ठोस होते हैं और अधिक वाष्पशील होते हैं। नर्म ठोस होते हैं, ये नर्म ठोस होते हैं, अधिक वाष्पशील होते हैं। लेकिन शेष सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ठोस और कम वाष्पशील, ठोस और कम वाष्पशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अंतिम डी कोष होता है रिक्त। तीसरी विशेषता गलनांक व क्वथनांक। अब देखिए इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक तो इनमें होते हैं आणिक बंध और एक होता है सहसंयोजक बंध। क्या होता है? सहसंयोजक बंध। आपको मालूम आणिक बंध क्यों होता है? क्योंकि S ब्लॉक जब भाग लेगा तो इलेक्ट्रॉन का दान देगा, इलेक्ट्रॉन का दान देगा तो S उपकोष के कारण, S उपकोष के कारण ये क्या बनाते हैं? आणिक बंध बनाते हैं। लेकिन रिक्त डी कक्षक के कारण, रिक्त डी कक्षक के कारण ये क्या बनाते हैं? उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब इनमें दोनों बंध होने के कारण, क्योंकि इनमें दोनों बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? अधिक प्रबल होते हैं। और जब अधिक प्रबल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उच्च होते हैं। किससे? S उपकोष और P उपकोष दोनों की अपेक्षा इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अंतिम चौथी विशेषता चौथी विशेषता इनकी चौथी विशेषता ऑक्सीकरण अवस्था। अंतिम S कोष और D कोष के इलेक्ट्रॉन लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग। इनकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? S कोष के और D कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन, S कोष के इलेक्ट्रॉन भी और D कोष के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जब दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इस कारण ये परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। किस कारण? क्या करते हैं? परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनके डी उपकोष और S कोष दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डी कोष और S कोष दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इस कारण ये परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया डी ब्लॉक तत्वों की 4 विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है
5 का ख, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लघु उदासीन होता है। फिनॉल का जो सूत्र होता है, ये फिनॉल का सूत्र है, देखिए ये OH, और ये एथेनॉल का सूत्र होता है, एथेनॉल है ना, एथेनॉल C2H5OH। अब देखिए एथेनॉल और फिनॉल को अगर हम देखें तो जो फिनॉल है इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत गुणी होता है। क्यों होता है? देखिए अगर हम फिनॉल की बात करें तो OH है, अगर ये टूटेगा ये ऐसे टूट जाता है, लेकिन जो C2H5OH है ये जो टूटता है ये C2H5O प्लस H प्लस में टूटता है। अब होता क्या है कि यहां पर ये क्या हो जाता है, इस पर sp2 संकरण है और ये किससे बना हुआ है? बंद श्रृंखला से बना हुआ है। बंद श्रृंखला से बना होने के कारण ये आसानी से टूट जाता है, और जब आसानी से टूटेगा तो इस पर क्या होगा? अधिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है इसकी अपेक्षा, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो O है ये बंद श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, यहां पर O खुली श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। बंद श्रृंखला से जुड़े होने के कारण ये अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है, और जब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये देखिए इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से इस पर ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण इन पर ज्यादा दबाव डालेंगे या नहीं डालेंगे? ज्यादा दबाव डालने के कारण ये जो ऑक्सीजन है ये अधिक क्रियाशील हो जाएगा अपेक्षाकृत इसके। क्योंकि अगर इसको देखें हम C, देखिए यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये इस C पर इतना दबाव नहीं डालेंगे क्योंकि ये C से C बना हुआ है और खुली श्रृंखला में है दबाव, लेकिन ये क्या है? एक बंद श्रृंखला में है। बंद श्रृंखला में होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर अधिक दबाव डालेंगे जिससे ये अधिक क्रियाशील हो जाएगा इसकी अपेक्षा, इसलिए ये क्या है? अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। या हम कह सकते हैं कि इसमें फिनॉल में ये जो बंद है ये बंद बड़ी आसानी से टूट जाता है, लेकिन इसमें जो C2H5OH जो बंद है ये आसानी से नहीं टूट पाता है। क्यों? फिनॉल में बंद श्रृंखला होने के कारण ऑक्सीजन के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, वो अधिक दबाव डाल देते हैं जिसके कारण ये अधिक क्रियाशील हो जाता है, लेकिन ये खुली श्रृंखला होने के कारण इतना दबाव नहीं डाल पाते हैं और ये विद्युत उदासीन होता है, इसलिए ये बंद इतनी आसानी से नहीं टूटता है जितनी आसानी से ये बंद टूट जाता है। अगला आ गया आपका ग। 5 का ग देखिए, 5 का ग है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो आपको मालूम है ये ईथर समूह है। जब ये ईथर समूह है तो इसका नाम जो देते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन के रूप में देते हैं। IUPAC नाम किस में देते हैं? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में देते हैं। अब इसमें एल्कोक्सी होती है छोटी श्रृंखला और एल्केन होती है बड़ी श्रृंखला। अब बताइए छोटी श्रृंखला ये है मेथ एथ, इसमें ऑक्सी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी होगा या नहीं होगा? बताइए, ये एथॉक्सी हो गया। और बड़ी श्रृंखला ये मेथ एथ प्रोप, इसमें इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला है ग का, ये फर्स्ट है। जो ग का सेकंड है वो कोर्स से हटा दिया है और ग का है थर्ड। ग का थर्ड है कि 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक है? परासरण दाब किसका अधिक है और क्यों, ये पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें होते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, और ये होता है आणविक यौगिक। NaCl क्या है? आणविक यौगिक है। ये क्या है? आणविक यौगिक है, और आणविक यौगिक होने के कारण ये क्या है? टूट जाता है आणों में। दूसरी बात, NaCl क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल वैद्युत अपघट्य है। प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या है? इसके 100% आयन टूट जाते हैं। इसके 100% जब आयन टूटेंगे Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा 100%, लेकिन ये तो नहीं टूटेगा, ये आयन में टूटेगा। क्यों? NH2CO NH2 होता है अमोनिया, और ये इसमें होते हैं सहसंयोजी बंध, तो ये तो आयनों में नहीं टूटेगा, लेकिन ये आयनों में टूटेगा। जब आयनों में टूटेगा तो आप बताइए कि 0.1 मोलर बिलियन NaCl में अणुओं की संख्या ज्यादा होगी या 0.1 m यूरिया में अणुओं की संख्या ज्यादा होगी?
जाहिर सी बात है इसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी, क्योंकि एक NaCl 2 आणों में टूट रहा है, तो इसमें आणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये टूट ही नहीं रहा है। जब जल में ये टूट ही नहीं रहा है तो इसमें अणुओं की संख्या कम होगी। अणु बड़े हैं, अणुभार ज्यादा है, लेकिन संख्या कम है। इसमें क्या है, अणुओं की संख्या, अणुभार कम है लेकिन अणुओं की संख्या ज्यादा है। और दबाव कौन डालते हैं, दबाव डालते हैं अणु। किसी विलयन में जितने अणु ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा दबाव डालेंगे या नहीं डालेंगे। इसलिए NaCl का परासरण दाब अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये आणों में टूट जाता है, जिससे 0.1 m विलयन में अणुओं की संख्या हो जाएगी ज्यादा, आणों की संख्या हो जाएगी ज्यादा अपेक्षाकृत यूरिया की। इसलिए इसका परासरण दाब हो जाएगा अधिक। किसका, 0.1 m NaCl का। आगे का क्वेश्चन है, एथेमीन से निम्नलिखित की होने वाली अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाँ बेटा, एथिल अमीन 5 का आ गया घ, और एथिल अमीन होता है ये, एथिल अमीन है एनेमीन है, एथेनेमीन है, सॉरी एथिलेमीन। 5वां क्वेश्चन है, एथेनेमीन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को बताइए। तो एथेनेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। ये एथिल अमीन कह लीजिए या एथेनेमीन कह लीजिए। और इसकी अभिक्रिया का सूत्र पूछ रहा है किससे, NaNO2 और इसके तनो HCl से इसकी क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। अब देखिए होता क्या है, इन दोनों की क्रिया जब कराते हैं हम तो हमें प्राप्त हो जाता है NaCl प्लस HNO2, ये प्राप्त हो जाता है इन दोनों की क्रिया से। नाइट्रस अम्ल प्राप्त हो जाता है। आपको मालूम है नाइट्रस अम्ल होता है अस्थायी, और नाइट्रस अम्ल अस्थायी होने के कारण ये तुरंत ही उत्पन्न किया जाता है। तो ये अब इसकी क्रिया इससे करा दीजिए, C2H5NH2 प्लस HNO2 से इसकी क्रिया करा दीजिए। HNO2 को अगर देखें तो ये कैसे बनता है, N डबल बॉन्ड से O हो जाता है, एक हो जाता है OH, ऐसे ये होते हैं। अब ये अभिक्रिया होगी तो आप देखिए N से N मिलेगा, H2 से ये O मिल जाएगा, और इस पूरे की जगह पर OH आ जाएगा, ये OH आ जाएगा यहाँ। तो क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, प्लस ये O इससे मिलेगा, H2O बनेगा, और ये N और ये N मिलकर के क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। ये हो गई C2H5NH2 की इनसे क्रिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, यही है C2H5NH2 की जो क्रिया करा रहे हैं हिंस वर्ग अभिकर्मक से करा रहे हैं। हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2 और Cl, ये होता है हिंसन वर्ग अभिकर्मक। हिंस वर्ग अभिकर्मक, हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है। देखिए इसका अगर हम रिएक्शन करावें तो जाहिर सी बात है इसमें से एक H जाकर के HCl से मिल जाएगा, और ये NH किससे मिल जाएगा, इस HCl की जगह पे आ जाएगा। क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा C6H5SO2NHC2H5, और ये बन जाएगा HCl। ये हो गया, यानी यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, ये HCl बन गया, और ये NH2 और NH इस Cl की जगह पर यहां पर जॉइंट हो गए हैं। आज की वीडियो को यही समाप्त करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।